हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं राकेश याग आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट गुरु पर। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम आनुवांशिक विज्ञान के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोबायोलॉजी, कहने का मतलब सूक्ष्म जैविकी, जिसमें हम जीवाणु, विषाणु, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। 3 से 4 क्लास इसकी आएंगी। उसके बाद ये माइक्रोबायोलॉजी खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं, हमारा जो बायोलॉजी का पोर्शन है उसमें लगभग 3 से 4 टॉपिक और बचे हैं, और वो मान के चलो 15 से 16 क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, और केमिस्ट्री बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक मैं आपको पढ़ाऊंगा। जिस प्रकार से मैंने आपको बायोलॉजी पढ़ाई उसी प्रकार से मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। और वैसे मैंने फिजिक्स के लिए, फिजिक्स की जो है ना, वो मैंने आपको 31 नंबर क्लास तक करवा दी है। उसको भी आगे कंटिन्यू करूँगा। जैसे ही लॉकडाउन हटता है, वापस मैं जाता हूँ, तो मैं लाइव क्लास आपके लिए लेके आऊँगा अच्छे से, बहुत दमदार तरीके से। साथ में क्वेश्चंस की सीरीज़ भी मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। तो आपको इस चैनल के ऊपर बहुत कुछ साइंस में मिलने वाला है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, या कोई स्टेट एग्जाम हो, जैसे राजस्थान की अगर बात करें तो पटवारी हो गया, राजस्थान पुलिस हो गया, किसी भी एग्जाम में जहाँ पर साइंस आती है वहाँ पर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मैं आपसे दावा करता हूँ। बस आपको अच्छे से मैं जितना पढ़ाता हूँ, मैं जो आपको नोट्स देता हूँ या जो मैं आपको लिखवाता हूँ, वो आप लिख लिया करो, अच्छे से नोट्स बना लिया करो उनके, और अच्छे से उनको रिवीजन कर लिया करो, पढ़ लिया करो। और जो मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, लगभग 10,000 क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो वो सभी क्वेश्चन और ये जो मैं थ्योरी आपको करवाई है, ये थ्योरी पढ़ लीजिए। उसके बाद किसी भी एग्जाम में कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको कहीं और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कहीं से पेड बैच लेने की आवश्यकता नहीं है, कहीं कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं है। इतना मैं दावा आपसे करता हूँ। इससे ज़्यादा मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। इतना ही कर सकता हूँ, इतना मैं कर रहा हूँ। आपका काम है सिर्फ वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना प्यारा सा, और दोस्तों को शेयर करके थोड़े से सब्सक्राइबर बढ़वाना, व्यू बढ़वाना, ये आपका काम है दोस्त। अगर आप करोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करोगे तो मैं मेरा काम एक बार पूरा करूँगा। आपसे दावा किया है और उस दावे के ऊपर खरा उतरूँगा। ये मुझे थोड़ी टेंशन है कि मैं कभी कभी बीच में क्लास नहीं ले पाता, उसका कोई कारण हो जाता है। फिर भी पूरी मैं आपको साइंस करवाऊंगा, टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो आप सही जगह आए हैं, बिल्कुल सही जगह हैं, जहाँ पर आपको साइंस पढ़ाई जाती है। बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक मज़ा आता है आपको पढ़ने में, ये मैं जानता हूँ। इसके साथ साथ आज हम शुरू करेंगे माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जैविकी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, है ना। तो बात करते हैं किसके बारे में? माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी का मतलब होता है सूक्ष्म जैविकी, सूक्ष्म जैविकी। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो कहाँ से स्टार्ट होने वाला है? सूक्ष्म जैविकी से स्टार्ट होने वाला है। कहने का मतलब हमारी जो साइंस है उसको मैंने 3-4 पार्टों में बांटा था। उसमें मैंने आनुवंशिकता भी लिखवाया था, सजीवों का संगठन भी लिखवाया था। तो वो बातें हम कर चुके हैं, है ना, वो बातें हम कर चुके हैं। तो वो अच्छे से हमने पढ़ भी ली थी। अब हम इससे आगे चर्चा करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आने वाला है, बस आप अच्छे से देखते रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये माइक्रोबायोलॉजी होती क्या है। माइक्रोबायोलॉजी होती क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी में जो टॉपिक आएगा वो आएगा जीवाणु का। सबसे पहले पढ़ने वाले हैं बैक्टीरिया के बारे में, जीवाणु के बारे में। आज हमारा जो टॉपिक है बच्चा वो है जीवाणु, बैक्टीरिया। हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा जीवाणु, यानी कहाँ से? बैक्टीरिया से स्टार्ट होगा, बैक्टीरिया। आपको अच्छे से नोट्स बना के चलना है। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो जैसे ही मैं वापस जाऊंगा मैं आपको नोट्स सेंड कर दूंगा। टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मेरे नंबर नीचे चल रहे होंगे, मोबाइल नंबर, उसके ऊपर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, कॉल वगैरह कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो मेरे से अच्छे से बात कर सकते हैं आप। मुझे बहुत खुशी होती है आपके फ़ोन आते हैं तब। बात करते हैं जीवाणु के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, एक एरेनबर्ग नाम का व्यक्ति था। एरेनबर्ग नाम का व्यक्ति, इस जीवाणु को बैक्टीरिया नाम किसने दिया था? भाई ये बैक्टीरिया नाम किसके द्वारा दिया गया था जीवाणु को? ये बात हमें पढ़नी है। तो बात आती है 1829 की। बात है 1829 की। 1829 ईस्वी में एक एरेनबर्ग नाम का व्यक्ति था। एरेनबर्ग नाम का व्यक्ति, एरेनबर्ग ने क्या नाम दिया था? एरेनबर्ग ने बैक्टीरिया नाम दिया था। क्या नाम दिया था बच्चा? बैक्टीरिया नाम दिया। क्या नाम दिया? बैक्टीरिया नाम दिया। जीवाणु को क्या नाम दिया गया था? बैक्टीरिया नाम दिया गया था। वो किसके द्वारा दिया गया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो एरेनबर्ग व्यक्ति के द्वारा, एरेनबर्ग नामक व्यक्ति के द्वारा, ध्यान रखना, है ना। एरेनबर्ग नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने जीवाणु को क्या नाम दे दिया? बैक्टीरिया नाम दे दिया। अच्छे से आपको ये बात ध्यान रखनी है। ये बात आपको समझ में भी आई होगी। अब एक बात इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, एक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक है।
एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक नाम का व्यक्ति है। ल्यूवेनहोक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक नाम का व्यक्ति है। इस व्यक्ति को जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान का जनक या फिर पितामह है या फिर पिता, है ना। तो जो जीवाणु विज्ञान होती है उसका फादर किसे कहा जाता है, उसका जनक किसे कहा जाता है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बच्चा? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक को जीवाणु विज्ञान का जनक या फिर पितामह कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको दोनों बताई है और दोनों बात आपको इंपॉर्टेंट ही तरीके से याद रखनी है। तो एरनबर्ग नाम के व्यक्ति ने बैक्टीरिया नाम दिया था जीवाणु को। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने क्या किया? जीवाणु विज्ञान का जनक है, इसने सबसे ज्यादा जीवाणु विज्ञान के बारे में क्या किया था? अध्ययन किया था। इसीलिए एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक को जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है, पितामह कहा जाता है। बहुत अच्छी बात है। चलिए अब बात करते हैं जीवाणु होता क्या है। भाई ठीक, हमने वैज्ञानिकों की बात कर ली, अब हम बात करते हैं जीवाणु होता क्या है, किस प्रकार का होता है। तो ध्यान रखना, जीवाणु एक कोशिकीय जीव होता है। कैसा होता है? एक कोशिकीय जीव होता है। सारी बातें मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा, जहां से क्वेश्चन बन सकता है वही बातें मैं आपको बताने वाला हूं। तो जो जीवाणु होता है वो कैसा जीव होता है? एक कोशिकीय जीव होता है। कहने का मतलब इसमें कितनी कोशिकाएं होती हैं? एक कोशिका होती है बच्चा। देखो, एक तो होती है बहुकोशिका, एक होती है एक कोशिका। अब बहुकोशिका का मतलब क्या होता है? जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं हों। जैसे मानव होता है, मानव वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बनता है, वो बहुकोशिकीय जीव है। मानव एक बहुकोशिकीय जीव है। जैसे बोलने के लिए हमारे मुंह का उपयोग करते हैं, सूंघने के लिए कान का करते हैं, देखने के लिए आंख का करते हैं, सूंघने के लिए नाक का करते हैं, है ना। तो सभी अंग अपने आप में अलग अलग होते हैं। ये कोशिकाएं होती हैं अपने आप में। ये क्या होती हैं? सभी के सभी ये कोशिकाएं होती हैं। तो इसी प्रकार के जो कोशिकाएं होती हैं, जो हम अलग अलग काम अलग अलग कोशिकाओं के द्वारा करते हैं, तो उसको बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव। और जो जीव सभी के सभी काम एक ही कोशिका के द्वारा करता है, उसी से देखने का काम करता है, उसी से सुनने का काम करता है, उसी से मतलब वो उत्सर्जन करने का काम करता है, उसी से वो सब काम उसी से एक ही कोशिका से करता है, उसको बोलते हैं एक कोशिकीय जीव। तो उसी प्रकार का जीव है जीवाणु, एक कोशिकीय जीव है। बात करते हैं एक कोशिकीय जीव की। तो दोस्तों ये एक प्रकार का प्रोकैरियोटिक जीव है। क्या है? एक प्रकार का प्रोकैरियोटिक जीव। प्रोकैरियोटिक जीव, प्रोकैरियोटिक जीव। अब प्रोकैरियोटिक क्या होता है वो मैं आपको कई बार बता चुका हूं। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है बच्चा कि जिसके अंदर केंद्रक न पाया जाए। तो इस प्रोकैरियोटिक जीव यानी जीवाणु के अंदर क्या नहीं पाया जाता है? जीवाणु के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है, वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। ध्यान रखना, प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है वास्तविक केंद्र, वास्तविक केंद्र, वास्तविक केंद्र। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःपर्दवी जालिका, अंतःपर्दवी जालिका, अंतःपर्दवी जालिका। मैंने क्या बताया? वास्तविक केंद्र, माइटोकॉन्ड्रिया और अंतःपर्दवी जालिका क्या होती हैं? अनुपस्थित होती है। क्या होती हैं? अनुपस्थित, अनुपस्थित होती हैं। समझना इस बात को। मैंने क्या बताया है कि जो प्रोकैरियोटिक जीव होता है उसमें क्या नहीं होता? एक तो केंद्रक नहीं होता। कौन सा केंद्रक? वास्तविक केंद्रक, वास्तविक केंद्रक नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, अंतःपर्दवी जालिका नहीं होती। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक जीव बोलते हैं। तो उसी प्रकार का जीव क्या है? जीवाणु है। उसी प्रकार का जीव जीवाणु है जो क्या है? एक प्रोकैरियोटिक जीव है। यानी इसमें ना तो केंद्रक है वास्तविक केंद्रक, ना इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, ना इसमें अंतःपर्दवी जालिका है। तो ये एक प्रकार का क्या है? प्रोकैरियोटिक जीव। ये बात आपको ध्यान रखनी है बच्चा अच्छे से। एक कोशिकीय जीव भी है, प्रोकैरियोटिक जीव भी है ना। और ना इसमें गुणसूत्र होता है, ना इसमें क्या होता है? गुणसूत्र होता है। गुणसूत्र भी क्या होता है? अनुपस्थित होता है। यहां पर आप गुणसूत्र भी लिख सकते हैं। गुणसूत्र भी क्या होता है? अनुपस्थित होता है ना। अब समझना इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूं। अब इंपॉर्टेंट बताता हूं। देखिए, इस वास्तविक केंद्र की जगह क्या पाया जाता है? एक प्राथमिक केंद्र पाया जाता है। केंद्रक जरूर पाया जाता है, लेकिन वो वास्तविक नहीं होता, वो सत्य केंद्रक नहीं होता, वो असत्य केंद्रक होता है, प्राथमिक केंद्रक। यानी इसकी जगह क्या पाया जाएगा? इसके स्थान पर पाया जाता है प्राथमिक केंद्र। क्या पाया जाता है? प्राथमिक केंद्रक पाया जाता है, प्राथमिक केंद्रक। मैं एक एक बात आपको डायग्राम के जरिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं। भाई एक इसको बोलते हैं माइंड मैप। क्या बोलते हैं इसको? माइंड मैप बोलते हैं। इस प्रकार से लिखना, एक चीज को दूसरी चीज से रिलेट करना, इसको माइंड मैप बोलते हैं। और जब आप साइंस को माइंड मैप के जरिए पढ़ोगे ना, तो आपको इंटरेस्ट आएगा और पढ़ने में मजा तो आएगा ही, इसके साथ साथ आपको याद भी हो जाएगा।
तो मैंने क्या बताया कि जो प्रोकैरियोटिक जीव है जीवाणु, उसके अंदर वास्तविक केंद्रक तो नहीं होता, अनुपस्थित होता है, लेकिन उस वास्तविक केंद्रक की जगह क्या पाया जाता है, प्राथमिक केंद्रक पाया जाता है। बच्चा क्या पाया जाता है, प्राथमिक केंद्रक पाया जाता है। और उस प्राथमिक केंद्रक का एक नाम है, वो नाम आपको ध्यान रखना है। आई ना बात आपके समझ में, वास्तविक केंद्रक की जगह एक प्राथमिक केंद्रक पाया जाता है। और बच्चा उस प्राथमिक केंद्रक को कहते हैं न्यूक्लियाइड। क्या कहते हैं, न्यूक्लियाइड। इस प्राथमिक केंद्रक का क्या नाम है, न्यूक्लियाइड। न्यूक्लियाइड, न्यूक्लियाइड, इसी को ही न्यूक्लियाइड कहते हैं। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इसी को ही बोलते हैं केंद्रकाभ। क्या बोलते हैं, केंद्रकाभ। इसी का ही दूसरा नाम है केंद्रकाभ। केंद्रकाभ, ध्यान रखना, न्यूक्लियाइड या फिर केंद्रकाभ। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जीवाणु में वास्तविक केंद्रक की जगह क्या पाया जाता है, तो ऑप्शन में आपको या तो देगा केंद्रकाभ या फिर देगा न्यूक्लियोइड। ध्यान रखना क्या होता है, न्यूक्लियोइड या फिर केंद्रकाभ होता है। क्या होता है, न्यूक्लियोइड या फिर केंद्रकाभ होता है। किसकी जगह, वास्तविक केंद्रक की जगह। किसकी जगह बच्चा, वास्तविक केंद्रक की जगह। आई ना बात आपके समझ में, ये बिल्कुल आई है, मेरे को पता है। तो ध्यान रखना, जो जीवाणु प्रोकैरियोटिक जीव है उसमें वास्तविक केंद्रक नहीं है, उसकी जगह क्या पाया जाता है, प्राथमिक केंद्रक। और उस प्राथमिक केंद्रक को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोइड या फिर केंद्रकाभ कहा जाता है। इसी प्रकार से बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया भी इसमें नहीं पाया जाता। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जगह क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर पाया जाता है मिजोसोम। क्या पाया जाता है, मिजोसोम। मिजोसोम, इंपॉर्टेंट बात है ये। क्या पाया जाता है, मिजोसोम पाया जाता है। ध्यान रखना है बच्चा, जिस प्रकार से हमारे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है हमारी कोशिकाओं में, उसी प्रकार से जीवाणु की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की जगह क्या पाया जाता है, मिजोसोम पाया जाता है। और जो काम हमारी कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया करता है, वही काम जीवाणु के अंदर मिजोसोम करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है, लेकिन उसका कार्य किसके द्वारा संपन्न होता है। तो ध्यान रखना बच्चा, मिजोसोम के द्वारा संपन्न होता है। किसके द्वारा संपन्न होता है, मिजोसोम के द्वारा संपन्न होता है। आई ना बात आपके समझ में, बिल्कुल आई है। अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1829 में एरेनबर्ग ने बैक्टीरिया नाम दिया था। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक को जीवाणु विज्ञान का जनक या फिर पितामह कहा जाता है। एक कोशिकीय जीव है जीवाणु, प्रोकैरियोटिक जीव, जिसमें वास्तविक केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया और अंतःपरमाणु जालिका और गुणसूत्र अनुपस्थित रहते हैं। वास्तविक केंद्रक की जगह केंद्रकाभ या फिर न्यूक्लियोइड पाया जाता है, यानी प्राथमिक केंद्रक पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की जगह क्या पाया जाता है, मिजोसोम्स पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम और बात करते हैं जीवाणु के बारे में। हाँ, जीवाणु का टॉपिक थोड़ा बड़ा है, 2 दिन में कंप्लीट होगा, टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपको मैं एक एक बातें करवाऊंगा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों मैं ये तो नहीं कहता कि मैं आपको यूपीएससी लेवल की तैयारी करवा रहा हूं, लेकिन यूपीएससी के अंदर भी एक क्वेश्चन आएंगे। यूपीएससी का अगर एग्जाम होगा तो उसमें भी एक क्वेश्चन आएंगे। हाँ, आप सीजीएल सीपीओ के लेवल की मान सकते हो, क्योंकि सीजीएल के लिए बेनिफिशियल नहीं बोल सकता मैं, है ना। हाँ, इससे ज़्यादा भी आपको पढ़ना पड़ सकता है, लेकिन मैं आपको लगभग 85% हाई लेवल 85% तक की लेवल तक की मैं क्या करवा रहा हूँ, आपको साइंस करवा रहा हूँ। वैसे तो बहुत गहराई से और भी बहुत बचता है साइंस में। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है मिजोसोम्स क्या है, सारी बातें बताता, तो ये थोड़ी और हाई लेवल की हो जाती। तो टेंशन मतलब आपको अलग अलग टॉपिक करके मैं सारी करवा दूंगा, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, बस आपको अच्छे से पढ़ना है। आपके लेवल की एग्जाम के अगर आप रेलवे, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ की तैयारी करते हो तो बहुत अच्छी जगह हो आप, अच्छे से आपको मैं साइंस पढ़ाने वाला हूँ, है ना। मैंने पढ़ाई भी है, मैंने मेरा काम करके दिखाया भी है। बोलना अलग बात है, करके दिखाना अलग बात है। शायद मैं सेटिस्फाई हूँ इस बात से, मैं मेरे काम से संतुष्ट हूँ, मैं मेरे काम से संतुष्ट हूँ। बच्चा जब भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति काम करता है, उस काम में खुद सेटिस्फाई हो जाए तो इसका मतलब वो दूसरों को भी सेटिस्फाई कर सकता है। मैं मेरे काम से सेटिस्फाई हूँ, आप मेरे काम से सेटिस्फाई हो या नहीं वो आपको पता है। अगर हो तो कमेंट करना है, अगर नहीं हो तो भी आज कमेंट करना है। मैं आप पहली बार बोल रहा हूं, अगर मेरे में आपको कोई कमी दिखाई दे रही है, अगर आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा, ये सारी की सारी बातें, या कोई सुझाव हो तो उसको कमेंट में जरूर लिखें बच्चा, जरूर लिखें प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, जिससे कि मेरे को पता चले, मैं मेरे में इंप्रूवमेंट कर सकूं, मैं आपके लिए अच्छा सा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। इसलिए आपको कमेंट करना जरूरी है। वैसे आप बात भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, मेरे को पता चलेगा कि हाँ मेरे में ये कमी है और मेरे में ये सुधार करना है, या मैं ठीक चल रहा हूं, ये सारी बातें मेरे को बतानी है। ठीक है, अब इससे आगे बात करते हैं। अब इससे बात करते हैं इससे आगे जीवाणु के बारे में। दोस्तों जिन जीवाणुओं के चारों ओर समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं ये मैं आपको, जिन जीवाणुओं के चारों ओर कैप्सूल का आवरण पाया जाता है,
कैप्सूल का आवरण पाया जाता है जिन जीवाणुओं के चारों ओर कैप्सूल का आवरण पाया जाता है, वो जो जीवाणु होते हैं वो क्या होते हैं, अत्यधिक रोगजनक प्रवृत्ति के होते हैं। अत्यधिक पाया जाता है वो अत्यधिक रोगजनक प्रकृति के होते हैं, रोगजनक प्रवृत्ति के होते हैं। इंपॉर्टेंट बात है समझना, मैंने क्या बताया कि जिन जीवाणुओं के चारों ओर कैप्सूल का आवरण पाया जाता है। अब ये कैप्सूल है क्या, मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो। जिन जीवाणुओं के चारों ओर कैप्सूल का आवरण पाया जाता है वो जीवाणु क्या होंगे, वो अत्यधिक रोगजनक प्रवृत्ति के होंगे। किस प्रवृत्ति के होंगे, रोगजनक प्रवृत्ति के होंगे। दोस्तों जीवाणु ये भी है, मान लो जीवाणु ये भी है, दो जीवाणु हैं, ये भी जीवाणु है और ये भी क्या है, जीवाणु है। अब हमें ये पढ़ना है कि भी कौन सा ज्यादा रोगजनक है। अब समझना, इस जीवाणु के चारों ओर कुछ नहीं है, बस ये जीवाणु, इसके अंदर कुछ कोशिकाएं वगैरह हैं, ठीक है, ये इस प्रकार से जीवाणु है, ये जीवाणु है। इस जीवाणु के चारों ओर एक आवरण और है, इस प्रकार से एक आवरण और है, और इस आवरण को, बाहरी आवरण को कहा जाता है कैप्सूल। क्या कहा जाता है, कैप्सूल या फिर संपुट कहा जाता है। कैप्सूल या फिर संपुट कहा जाता है। दोस्तों कैप्सूल और संपुट सभी जीवाणुओं में नहीं होता, सभी जीवाणुओं में नहीं होता, लगभग जीवाणुओं में पाया जाता है। कहने का मतलब सभी के अंदर ये कैप्सूल नहीं होता। जरूरी नहीं है कि सभी में हो, किसी में होता है, किसी में नहीं होता। लेकिन हम ये बात पढ़ रहे हैं कि जिसके अंदर कैप्सूल होता है, जिस जीवाणु में कैप्सूल होता है या फिर संपुट होता है, वो क्या होते हैं, वो अत्यधिक रोगजनक प्रवृत्ति के होते हैं। किस प्रवृत्ति के होते हैं बच्चा, अत्यधिक रोगजनक प्रवृत्ति के होते हैं। ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो जीवाणु ये भी था, इस जीवाणु के चारों ओर एक आवरण, अलग आवरण है, एक और परत है, उस परत को बोलते हैं कैप्सूल या फिर संपुट। जिसके कैप्सूल या संपुट पाया जाता है उस जीवाणु को हम क्या बोलेंगे, अत्यधिक रोगजनक प्रवृत्ति का बोलेंगे। कहने का मतलब ये रोग ज्यादा फैलाएगा और ये रोग नहीं फैलाएगा। ये रोग फैलाएगा लेकिन ये रोग खत्म हो जाएगा, लेकिन इसका रोग खत्म होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं हमारे ऑटोमेटिक। वैसे दवाइयों वगैरह से तो हम कर लेते हैं, है ना, दवाई से तो हम कर लेते हैं, लेकिन आपने देखा होगा हमारे शरीर में WBC पाई जाती है। क्या पाई जाती है, हमारे शरीर में WBC पाई जाती हैं, और ये WBC क्या करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती हैं। क्या करती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती हैं। जैसे ही कोई जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो ये WBC एक्टिव हो जाते हैं और क्या कर देती हैं, उस जीवाणु को खत्म कर देती हैं। लेकिन अगर ये जीवाणु चला गया ना हमारे शरीर में, ये जीवाणु, तो इस जीवाणु को ये WBC खत्म नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती, क्योंकि बच्चा इसके चारों ओर कैप्सूल है। अब बात करते हैं कैप्सूल की बात करते हैं तो ध्यान रखना, जो कैप्सूल होता है वो पॉलीसेकेराइड का बना होता है। किसका बना होता है, पॉलीसेकेराइड का बना होता है, पॉलीसेकेराइड, है ना, पॉलीसेकेराइड का बना होता है। ये बात मैं आपको, पॉलीसेकेराइड होता क्या है वो मैं आपको बता चुका हूं जब मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया था ना, तब मैंने आपको पॉलीसेकेराइड पढ़ाया था। एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट का प्रकार मान सकते हो। तो यानी जो कैप्सूल होता है वो क्या होता है, पॉलीसेकेराइड का बना होता है, और ये कठोर होता है। क्या होता है, कठोर होता है, कठोर। ये क्या होता है, कठोर होता है। जैसे ही ये हमारे शरीर में प्रवेश करेगा और WBC इसके ऊपर आक्रमण करेगी तो इसका आवरण क्या होता है, कठोर होता है। तो ये WBC इस अंदर वाले जीवाणु को खत्म नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती, क्योंकि इसके चारों जो आवरण है ना वो उस WBC को अंदर नहीं जाने देता, उस WBC को अंदर नहीं जाने देता, जिसके कारण ये WBC इसको खत्म नहीं कर पाती और ये रोग फैला देता है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि जिन जीवाणुओं के चारों ओर क्या पाया जाता है, कैप्सूल या फिर संपुट पाया जाता है, वो जीवाणु क्या होते हैं, अत्यधिक रोगजनक प्रवृत्ति के होते हैं। आई ना बात आपके समझ में। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो कैप्सूल या जो संपुट होता है वो किसका बना होता है, वो पॉलीसेकेराइड का बना होता है, कठोर होता है। और ये करता क्या है दोस्तों, ये इस जीवाणु को रक्षा प्रदान करता है, जीवाणु को रक्षा प्रदान करता है। जीवाणु को क्या करता है, रक्षा प्रदान करता है, जीवाणु को रक्षा प्रदान करता है। यानी किससे, WBC। WBC इसको मारने की कोशिश करती है, लेकिन ये कैप्सूल इसको मारने नहीं देता, क्योंकि ये खुद क्या होता है, कठोर होता है, इसलिए WBC को अंदर नहीं जाने देता। इतनी बात मैं आपको बताना चाह रहा था। इंपॉर्टेंट बात है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम आगे बढ़ते हैं फिर। बिल्कुल, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चर्चा करते हैं इससे आगे। तो कैप्सूल की बात आपको समझ में आ गई होगी। कैप्सूल होता क्या है, क्या करता है कैप्सूल, संपुट या कैप्सूल होता क्या है, क्या करता है ना, वो मैंने आपको बता दिया, आपको बात समझ में भी आई होगी। अब इससे आगे बढ़ते हैं हम।
अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि जो जीवाणु होता है, जीवाणु, उसकी भित्ति किसकी बनी होती है, उसकी झिल्ली किसकी बनी होती है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझना बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं आपको एक लाइन में एक क्वेश्चन बन रहा है, एक लाइन में एक क्वेश्चन बन रहा है। मैं फालतू की बातें आपको नहीं बताऊंगा, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ जाएंगी वही बातें मैं आपको बताऊंगा। बात करते हैं किसकी, जीवाणु की भित्ति की, इसकी कोशिका भित्ति। जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है बच्चा, वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। किसकी, पेप्टिडोग्लाइकन की, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। ये सारे नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। वायरस की किसकी बनी होती है ना, और जीवाणु की बाहर की भित्ति किसकी बनी होती है, ये सारी की सारी बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी कि जो जीवाणु होता है, जीवाणु जो जीवाणु होता है उसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है बच्चा, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। किसकी बनी होती है बाबू, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। क्या बनी होती है, कोशिका भित्ति। अब हम चर्चा करते हैं किसकी, कोशिका झिल्ली की बात करते हैं। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन मत लो। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, कोशिका झिल्ली के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। कोशिका झिल्ली बनी होती है बच्चा लिपोप्रोटीन की या फिर लाइपोप्रोटीन की। किसकी बनी होती है, लाइपोप्रोटीन या फिर लिपोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन या फिर लिपोप्रोटीन की बनी होती है। लाइपो या फिर लिपोप्रोटीन की क्या बनी होती है, कोशिका झिल्ली बनी होती है। ध्यान रखना बाबू, लिपोप्रोटीन या फिर लाइपोप्रोटीन की क्या बनी होती है, कोशिका झिल्ली बनी होती है ना। एक प्रोटीन है लिपो या फिर लाइपो, वो तो उसके द्वारा क्या बनी होती है, कोशिका झिल्ली, और कोशिका भित्ति बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। अब समझना, मान लो ये हमारा जीवाणु इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से इसके अंदर कुछ द्रव पदार्थ वगैरह पाए जाते हैं, इसके अंदर कुछ इस प्रकार की संरचनाएं भी पाई जाती हैं। मैं सारी एक एक बातें बता दूंगा। अब ये हमारा जीवाणु है, इस जीवाणु के चारों ओर ये जो आवरण है ना, ये आवरण कहलाता है बच्चा, क्या, ये आवरण कहलाता है कोशिका झिल्ली। क्या कहलाता है, कोशिका झिल्ली कहलाता है ना, कोशिका झिल्ली है ना। इसके चारों ओर एक आवरण और होता है, उस आवरण को बोलते हैं कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं, इसको हम कोशिका भित्ति बोलते हैं। और कुछ जीवाणुओं में इसके चारों ओर एक आवरण और पाया जाता है, इसके चारों ओर एक आवरण और पाया जाता है, उस आवरण को बोल देते हैं कैप्सूल या फिर संपुट। क्या बोल देते हैं, कैप्सूल या फिर संपुट बोल देते हैं। जरूरी नहीं है कि ये सभी में पाया जाए, लेकिन जिसमें पाया जाएगा उसके लिए हम क्या बोलेंगे, इसको कैप्सूल बोलेंगे। तो सबसे बाहर का जो आवरण है वो तो कैप्सूल है, और कैप्सूल सभी में हो ये जरूरी नहीं है, ये मैं बात आपको बार बार बता रहा हूं। ये अंदर वाली जो बीच वाली ये क्या है, कोशिका भित्ति है, अंदर वाली क्या है, कोशिका झिल्ली है। तो ये जो है ना, ये तो लाइपोप्रोटीन की बनी होती है और ये पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। आई ना बात आपकी समझ में, बिल्कुल आ गई होगी। इसके बारे में भी आप अच्छे से लिख लीजिए। उसके बाद बात करते हैं कि जो जीवाणु होता है, जीवाणु, उस जीवाणु के अंदर क्या होता है, जीवाणु के अंदर दोस्तों चाबुक के आकार की, इस प्रकार की चाबुक के आकार की क्या होती है, इस प्रकार से, मतलब इसको चाबुक के आकार की बोलते हैं। चाबुक के आकार की इसके अंदर क्या होती है, एक संरचना होती है चाबुक के आकार की। उस संरचना को क्या कहा जाता है, ध्यान से समझना। जीवाणु में चाबुक नुमा संरचना, चाबुक नुमा संरचना क्या कहलाती है, यह आपसे पूछा जा सकता है। जीवाणु के अंदर चाबुक नुमा जो संरचना होती है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, उसको कहा जाता है फ्लेजिला या फिर कसाभिका। क्या कहा जाता है, फ्लेजिला या फिर कसाभिका। मैंने बताया ना आपको अच्छे से कि जो जीवाणु होता है, जीवाणु के अंदर चाबुक के आकार की एक संरचना पाई जाती है, और उस चाबुक के आकार की संरचना को बाबू हम क्या बोलते हैं, उस चाबुक नुमा संरचना को बोलते हैं फ्लेजिला या फिर कसाभिका। फ्लेजिला या फिर कसाभिका बोलते हैं किसको, चाबुक नुमा संरचना को। चाबुक नुमा संरचना को फ्लेजिला या फिर कसाभिका बोलते हैं। और दोस्तों ये किसकी बनी होती है फ्लेजिला, ये बनी होती है फ्लेजिलिन प्रोटीन की। किसकी बनी होती है, फ्लेजिलिन प्रोटीन की बनी होती है, आपको ध्यान रखना है। फ्लेजिलिन प्रोटीन की बनी होती है, फ्लेजिलिन प्रोटीन की
बनी होती है। अब क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे पूछे, क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि जीवाणु में पाए जाने वाली कसाभिका, जीवाणु में पाए जाने वाली कसाभिका किसकी बनी होती है, किस प्रोटीन की बनी होती है? तो फ्लेजिलिन प्रोटीन की बनी होती है बाबू। किसकी बनी होती है? फ्लेजिलिन प्रोटीन की बनी होती है। आपको अच्छे से ये बात ध्यान रखनी है। फ्लेजिला या कसाभिका, जीवाणु में चाबुक नुमा संरचना जिसको हम फ्लेजिला बोलते हैं या फिर कसाभिका बोलते हैं, जो किसकी बनी होती है? फ्लेजिलिन प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? फ्लेजिलिन प्रोटीन की बनी होती है। आप इस बात को अच्छे से याद कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। अब इससे आगे बढ़ते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए। वैसे आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लो, लिख भी लो, लेकिन मैं आपको नोट्स दे दूंगा, टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मैंने जितना मेरा वादा किया है वो मैं वादा पूरा करूंगा, निभाऊंगा, है ना। वादा नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि मैं बेवफा नहीं हूं। मैं बेवफा नहीं हूं। मैंने जो आपसे वादा किया वो मैं वादा निभाऊंगा, अच्छे से निभाऊंगा। अब आप अपना वादा निभाते हो या नहीं निभाते हो, है ना। आप अपना वादा निभाते हो या नहीं निभाते हो वो आपके ऊपर है। लेकिन बहुत सारे बच्चे तो आज मेरे सर की ओर देख रहे होंगे, लेकिन बच्चा क्या करूं, गर्मी बहुत ज़्यादा थी और सर दर्द था, ढंग से सो भी नहीं पा रहा हूं, काम पूरे दिन करना पड़ता है। तो ये जो बाल थे ना, ये बाल मेरा टाइम खपत कर रहे थे। इसको संवारना, इसकी देखभाल करना। वैसे मेरे बाल अच्छे तो नहीं थे, लेकिन थोड़ा टाइम वेस्ट कर रहे थे और मेरे को इससे प्रॉब्लम भी हो रही थी, आंखों में प्रॉब्लम हो रही थी, है ना। तो गांव में वैसे भी आंधी वगैरह चलती रहती है, तो वहाँ पर मतलब क्या है, अच्छे से सेट नहीं हो पाते थे। मैं सेटिस्फाई नहीं था इससे, इसलिए मैंने इनको उड़ा दिया। अब मेरा टाइम भी बचेगा, सुबह नहा के आया, अब तो बस बिल्कुल सीधा सीधा आ गया। आपको पता भी नहीं चलेगा मैं नहाया हूँ या नहीं नहाया। अगर मैं और दिन अगर मतलब क्या करता, मैं बिना नहाए आपको पढ़ाता तो शायद आपको पता चल जाता, सर तो बिना नहाए पढ़ाते हैं। तो अब ये मेरी प्रॉब्लम खत्म हो गई। अगर मैं 10 दिन नहीं नहाऊंगा तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है। आप अच्छे से समझोगे भी हाँ नहा के आया है। तो ये थोड़ी मजाक की बात थी। तो आप मेरे सर की तरफ मत देखना, आप बोर्ड की तरफ देखना, क्योंकि मेरे सर में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको याद करवा देगा। हाँ, मेरे सर को देख के आप हंस जरूर सकते हो, आपका मनोरंजन जरूर हो सकता है कि ये क्या हो गया, आलू सा निकाल के आ गया, तो वो बात अलग है ना। वो बात अलग, आप मजे लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्योंकि मैं भी आपका भाई हूँ, कोई दुश्मन नहीं हूँ। आप मेरे साथ नहीं हंसोगे, आप मेरे साथ डिस्कशन नहीं करोगे, तो आप किसके साथ करोगे? बिल्कुल कर सकते हो साहब। अब बात करते हैं किसकी, जीवाणु की ही बात कर रहे हैं, तो जीवाणु के आगे की पॉइंट की बात करते हैं। मैंने क्या बताया, इसके अंदर चाबुक नुमा संरचना पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लेजिला या फिर कसाभिका बोलते हैं, जो किसकी बनी होती है, फ्लेजिलिन प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? फ्लेजिलिन प्रोटीन की बनी होती है। अब समझना, जीवाणु में एक नलिका, सूक्ष्म नलिका नुमा संरचना भी होती है। सूक्ष्म नलिका नुमा संरचना भी होती है। सूक्ष्म नलिका नुमा संरचना भी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? देखिए भाई, चाबुक नुमा संरचना को तो हम क्या बोलते हैं? चाबुक नुमा संरचना को तो बोलते हैं बाबू फ्लेजिला, कसाभिका। लेकिन अगर सूक्ष्म नलिका की जैसी अगर कोई आकृति इस प्रकार से कोई नलिका की जैसी आकृति है, इस नलिका जैसी आकृति को हम क्या बोलते हैं? इन नलिका नुमा आकृति को हम बोलते हैं पिल्ली। क्या बोलते हैं? पिल्ली बोलते हैं। ध्यान रखना, क्या बोलते हैं? पिल्ली बोलते हैं। ध्यान रखना बाबू अच्छे से, क्या बोला जाता है? इसको पिल्ली बोला जाता है। किसको? जीवाणु में पाए जाने वाली सूक्ष्म नलिका नुमा संरचना को। सूक्ष्म नलिका नुमा संरचना को बोलते हैं पिल्ली। क्या बोलते हैं? पिल्ली बोलते हैं। चलिए, यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। अब ये पिल्ली क्या काम करती है दोस्तों? ये पिल्ली कार्य क्या करती है? इसका कार्य समझो आप, इंपॉर्टेंट है। इसका कार्य है जनन में सहायता करना। जनन में सहायता करना किसका काम होता है? इसी पिल्ली का होता है। यानी जब एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु का निर्माण होता है, तो उसमें कौन सहायक होती है? यही पिल्ली सहायक होती है। कौन सहायक होती है? पिल्ली सहायक होती है। ध्यान रखना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीवाणु में जनन के लिए सहायक कौन होता है? तो पिल्ली, जो क्या होती है, एक नलिका नुमा संरचना होती है। किसके अंदर? जीवाणु के अंदर, जो जनन में क्या करती है? सहायता करती है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। बिल्कुल आइए बच्चा, बहुत अच्छे से आ गई, मेरे को पता है। अब हम आगे बढ़ते हैं जीवाणु के बारे में, नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं जीवाणु के बारे में। अब देखिए दोस्तों,
जो जीवाणु होता है उसमें डीएनए पाया जाता है, वो किस प्रकार का डीएनए होता है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जीवाणु में जो डीएनए पाया जाता है, इसके अंदर जो डीएनए पाया जाता है वो डीएनए क्या होता है, डीएनए जो होता है इसके अंदर वो क्या होता है, द्विसूत्री होता है। वो तो आपको मैंने पहले भी बताया था, डीएनए क्या होता है, द्विसूत्री होता है। इसमें इस प्रकार से द्विसूत्री होता है, ये इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से एक ये वाला एक ये वाला। तो जो डीएनए पाया जाएगा वो क्या होगा, द्विसूत्री होगा। किसके अंदर, जीवाणु के अंदर। जीवाणु के अंदर पाया जाने वाला जो डीएनए होता है वो द्विसूत्री होता है। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना वो नग्न होता है। क्या होता है, नग्न होता है। नग्न किसको कहा जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। नग्न डीएनए किसे कहा जाता है वो मैं आपको बता भी चुका हूं। जिसके साथ में हिस्टोन नाम की प्रोटीन न हो, जिसके साथ में हिस्टोन नाम की प्रोटीन न हो, उसे हम क्या कहते हैं, नग्न डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, उसको नग्न डीएनए कहते हैं। ये बात मैंने आपको बताई थी पहले भी। तो इस जीवाणु के अंदर जो डीएनए पाया जाता है वो द्विसूत्री होता है, नग्न होता है और गोलाकार होता है। कैसा होता है, गोलाकार, गोल आकार का होता है, गोलाकार होता है। और इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है वो हिस्टोन रहित होता है। हिस्टोन रहित, हिस्टोन रहित होता है। कहने का मतलब बाबू, एक प्रोटीन होती है हिस्टोन जो डीएनए के साथ में पाई जाती है, लेकिन इस जीवाणु वाले डीएनए में ये हिस्टोन नहीं होती, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, नग्न डीएनए कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नग्न डीएनए कहा जाता है। तो क्वेश्चन आपसे 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन आएगा, जीवाणु में डीएनए होता है द्विसूत्री, एक सूत्री, बहुसूत्री या इनमें से कोई नहीं, तो आपको याद रखना द्विसूत्री। क्वेश्चन आएगा, जीवाणु में डीएनए होता है, नग्न होता है या मतलब हिस्टोन सहित होता है या हिस्टोन रहित होता है, इस प्रकार से आपको पूछ लेगा। इसी प्रकार से कैसा होता है भाई, इसकी आकृति कैसी होती है, डीएनए पाया जाता, जीवाणु में डीएनए होता है गोलाकार, वर्ताकार, इस प्रकार से पूछ लेगा। कुछ भी क्वेश्चन दे देगा। तो आपको ध्यान रखना, इसमें 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको ये बात समझ में भी आई होगी। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं जो ध्यान रखनी है दोस्तों। इस डीएनए के अलावा, इस डीएनए के अलावा इस जीवाणु में खुद का डीएनए भी पाया जाता है। इस डीएनए के अलावा खुद का डीएनए भी पाया जाता है ना, स्वयं का डीएनए भी पाया जाता है। और स्वयं के डीएनए के अलावा भी एक और पाया जाता है डीएनए, अलग से डीएनए। ये तो क्या है, स्वयं का डीएनए है। ये क्या है, स्वयं का डीएनए। ये तो इसका स्वयं का डीएनए है, किसका, जीवाणु का। और इस स्वयं के डीएनए के अलावा एक डीएनए और पाया जाता है, वो भी आपको ध्यान रखना है ना, समझना। इसके अलावा, यही बता देता हूं आपको, इसके अलावा एक वर्ताकार, ये तो है गोलाकार, ये है वर्ताकार। वर्ताकार डीएनए और पाया जाता है, यानी इस स्वयं के डीएनए के अलावा जीवाणु के अंदर एक डीएनए और पाया जाता है। स्वयं के डीएनए के अलावा जीवाणु में एक डीएनए और पाया जाता है। वो कैसा होता है, वर्ताकार होता है बाबू। कैसा होता है, वर्ताकार होता है। और दोस्तों उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल न्यूक्लियर मटेरियल। क्या बोलते हैं, इस डीएनए को कहा जाता है, इस वर्ताकार डीएनए को कहा जाता है एक्स्ट्रा, यहां पर बता रहा हूं मैं आपको, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल न्यूक्लियर, क्या बताया मैंने, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल न्यूक्लियर मटेरियल। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल न्यूक्लियर मटेरियल किसके अंदर पाया जाता है, तो ध्यान रखना जीवाणु के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है, जीवाणु के अंदर पाया जाता है। आपको ये बात अच्छे से ध्यान रखनी है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल न्यूक्लियर मटेरियल यानी वर्ताकार डीएनए का नाम है ये। वर्ताकार डीएनए पाया जाता है खुद के डीएनए के अलावा। अब इसे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल न्यूक्लियर मटेरियल भी कहते हैं। और इसका एक नाम और है, वो ध्यान रखना, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम प्लाज्मिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे प्लाज्मिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे प्लाज्मिड कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड क्या है। तो ध्यान रखना, प्लाज्मिड डीएनए में, जीवाणु में पाया जाने वाला एक्स्ट्रा डीएनए है, यानी स्वयं के डीएनए के अलावा पाया जाने वाला, जीवाणु में पाया जाने वाला एक्स्ट्रा डीएनए, स्वयं के डीएनए के अलावा जीवाणु में पाया जाने वाला एक्स्ट्रा डीएनए क्या कहलाता है, प्लाज्मिड कहलाता है। क्या कहलाता है, प्लाज्मिड कहलाता है। ध्यान रखना,
क्या कहलाता है? प्लाज्मिड कहलाता है। और दोस्तों ये जो डीएनए होता है, ये डीएनए, इस डीएनए का उपयोग कहाँ किया जाता है? इस डीएनए का उपयोग कहाँ किया जाता है वो भी मैं आपको बता दूं। इसका उपयोग जीन अभियांत्रिकी में उपयोग होता है। जीन अभियांत्रिकी में, जीन अभियांत्रिकी में उपयोग होता है। तो ये जो बात है ना बच्चा, ये वाली बात, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। अब आपको तो छोटी सी लाइन लग रही होगी, छोटी सी बात लग रही होगी, लेकिन बहुत बड़ी बात है। अब देखिए, जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी जीव होता है उसमें बायोटेक्नोलॉजी अभी मैंने पढ़ाई नहीं है, जीन अभियांत्रिकी मैंने आपको पढ़ाई नहीं है, लेकिन जीन अभियांत्रिकी एक ऐसी टेक्निक है, उस टेक्निक के जरिए हम हमारी इच्छा के अनुसार क्या कर सकते हैं? किसी भी जीव की प्रजाति तैयार कर सकते हैं, किसी भी जीव की प्रजाति तैयार कर सकते हैं। मान लो बात करते हैं, जैसे बकरी की बात करते हैं। जैसे बकरी मान लो, एक बकरी यहां पर है, एक बकरी ये है, ठीक है। अब ये बकरी दिखने में सुंदर है, ये बकरी दिखने में सुंदर है, और इस बकरी के दूध ज्यादा है, इस बकरी की क्या है? दूध ज्यादा है, और इसके दूध कम है, लेकिन ये दिखने में सुंदर नहीं है, ये दिखने में सुंदर है। तो वैज्ञानिकों के दिमाग में आया कि हमें एक ऐसी बकरी का निर्माण करना है जो सुंदर भी हो और जो क्या हो? दूध देने वाली भी हो। तो क्या करेगा? या तो इस बकरी का जीन निकाल के, या तो इस बकरी का डीएनए निकाल के किसके अंदर डाल देगा? इस बकरी में डाल देगा, और इसके जो संतान होगी, इससे आगे वाली जो संतान होगी वो क्या होगी? उसमें दोनों प्रकार के गुण होंगे, वो सुंदर भी होगी और वो क्या होगी? दूध देने वाले भी होगी। तो इसको बोलते हैं जीन अभियांत्रिकी। और जीन अभियांत्रिकी में जो इससे जो डीएनए निकाला गया था, वो डीएनए कौन सा था? वो यही डीएनए था, वो यही डीएनए था, एक्स्ट्रा डीएनए, है ना। जो एक्स्ट्रा डीएनए पाया जाता है, वही एक्स्ट्रा डीएनए के क्या काम करता है? वही एक्स्ट्रा डीएनए जीन अभियांत्रिकी में काम करता है। जीन अभियांत्रिकी बोले तो बायोटेक्नोलॉजी में सहायता करता है। कौन सा डीएनए? अलग से जो डीएनए पाया जाता है, वर्ताकार डीएनए, वही डीएनए क्या करता है? जीन अभियांत्रिकी में उपयोग होता है। यहां पर वर्ताकार डीएनए है, अब अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार का डीएनए पाया जाता है, तो वही डीएनए हम निकालते हैं। तो जीवाणु की अगर हमें कोई प्रजाति तैयार करनी है, जीवाणु को कोई प्रजाति तैयार करनी है, नई प्रजाति, अलग क्वालिटी की प्रजाति, तो हम क्या करेंगे? उसमें से डीएनए निकालेंगे, और वो डीएनए ये वाला डीएनए नहीं होगा। वो कौन सा डीएनए होगा? ये वाला डीएनए होगा। और इस डीएनए को निकाल के दूसरे जीव में छोड़ देंगे, तो वो दूसरे जीवाणु में छोड़ देंगे, तो वो जीवाणु होगा, वो हमारी इच्छा के अनुसार बनेगा। वो डीएनए जो जीवाणु बनेगा वो हमारी इच्छा के अनुसार बनेगा। तो ध्यान रखना, वर्ताकार डीएनए का उपयोग जीन अभियांत्रिकी में होता है। इसे प्लाज्मिड भी कहते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल न्यूक्लियर मटेरियल भी कहा जाता है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बिल्कुल ले लिया बाबू। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब मैं आपको कुछ नोट में बातें बता रहा हूं। वैसे हैं तो जीवाणु से संबंधित ही हैं, तो जीवाणु से संबंधित, लेकिन यहां पर हमें पढ़नी इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बताऊंगा। चलिए, हाँ, अगर आपको कोई तकलीफ हो तो आप अच्छे से कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मेरे नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे होंगे, नीचे पट्टी जो चल रही है उसके ऊपर। फ़ोन वगैरह भी कर सकते हैं, या फिर आप मैसेज वगैरह भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो बच्चा हमारे ग्रुप में जुड़ा है, वो ग्रुप को छोड़ के मत जाया करो। यार मैं ऐसा क्या करता हूँ उसमें जो आप ग्रुप को छोड़ देते हो। हाँ, आलतू फालतू के अगर ग्रुप हो तो आप समझ सकते हो कि भाई इसमें तो सर है ना जोक डाल रहे हैं, इसमें तो आलतू फालतू वीडियो डाल रहे हैं। मैं बस उसमें या तो नोट्स प्रोवाइड करवाता हूँ, या कोई सूचना देता हूँ, या फिर मेरे वीडियो शेयर करता हूँ। उसके अलावा कुछ करता ही नहीं। जो आपके लिए आवश्यक है वही तो मैं करता हूँ, वहाँ पर मैं जोक थोड़ी डाल रहा हूँ। हाँ, अगर जोक डालता हूँ तब तो आप बोल सकते हो कि भाई सर आप तो जोक डालते हो, आपने बनाया था एजुकेशन के पर्पज से और आप डाल रहे हो उसमें जोक, तो वो तो होगा ही नहीं, और कोई दूसरा भी नहीं डाल सकता, क्योंकि वो मैं ही कर सकता हूँ। मैं खुद एडमिन हूँ तो मैं ही कर सकता हूँ उसके ऊपर मैसेज, और कोई कर ही नहीं सकता। तो उसमें दिक्कत क्या है? फिर क्यों छोड़ रहे हो भाई? एक अगर आपके ग्रुप ज़्यादा है तो क्या दिक्कत है तो काम का ग्रुप। इसी प्रकार से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको ज्वाइन करोगे तो आपको PDF वगैरह वहाँ से अच्छे से मिल जाएंगे। चलिए, अब हम बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं। एक बात करते हैं, सबसे छोटा जीवाणु कौन सा होता है? सबसे छोटा जीवाणु पूछा जा सकता है आपसे। सबसे छोटा जीवाणु कौन सा है और सबसे बड़ा जीवाणु कौन सा है? सबसे छोटे जीवाणु का क्या नाम है और सबसे बड़ा जीवाणु कौन है, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। उसका नाम आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं बच्चा सबसे छोटे जीवाणु की। तो सबसे छोटे जीवाणु का नाम है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। क्या नाम है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। ध्यान रखना, हीमोफिलस
इन्फ्लुएंजा सबसे छोटा जीवाणु है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा सबसे छोटा जीवाणु है। और बच्चा सबसे बड़े जीवाणु का क्या नाम है? सबसे बड़े जीवाणु का नाम है बेगियोटा मेरीबिलस। क्या नाम है? बेगियोटा, बेगियोटा मेरीबिलस, मेरीबिलस, मेरीबिलस। ध्यान रखना, बेगियोटा मेरीबिलस सबसे बड़ा जीवाणु है और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा सबसे छोटा जीवाणु है। ये दोनों बात आपको अच्छे से घोट के पी लेनी है। ये बातें आपको काम आएंगी, आगे कहीं ना कहीं जरूर काम आएंगी ये बातें। सबसे छोटा जीवाणु और सबसे बड़ा जीवाणु, ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अब बच्चा मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं जो आपको ध्यान रखनी है। जो जीवाणु होता है, जीवाणु के अंदर एक बीजाणु पाया जाता है जिसको बोलते हैं अंतः बीजाणु। जीवाणु के अंदर क्या पाया जाता है? अंतः बीजाणु पाया जाता है। तो ध्यान रखना, जीवाणु में पाया जाने वाला, जीवाणु में पाया जाने वाला अंतः बीजाणु, क्या? अंतः बीजाणु। अंतः का मतलब अंदर पाया जाने वाला बीजाणु। इंपॉर्टेंट बात है ये, जीवाणु नहीं बीजाणु। अंतः बीजाणु, जीवाणु में क्या पाया जाता है? अंदर एक बीज पाया जाता है, बीजाणु पाया जाता है, छोटे छोटे कण से पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं अंतः बीजाणु। और ये अंतः बीजाणु क्या करता है बच्चा? ये अंतः बीजाणु विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में जीवाणु की सहायता करता है, जीवाणु की रक्षा करता है। जीवाणु की क्या करता है? जीवाणु की रक्षा करता है, जीवाणु की रक्षा करता है। समझना इस बात को। यानी जीवाणु के अंदर क्या पाया जाता है? अंदर एक बीज पाया जाता है, छोटा सा कण पाया जाता है, छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। और वो छोटे छोटे कण क्या कहलाते हैं? अंतः बीजाणु कहलाते हैं। और वो अंतः बीजाणु क्या करते हैं? वो अंतः बीजाणु विपरीत परिस्थितियों में जीवाणु की रक्षा करते हैं। अब विपरीत परिस्थिति कौन कौन सी हो सकती हैं? अत्यधिक ताप हो सकता है, अत्यधिक ताप, है ना, अत्यधिक ताप हो सकता है। एंटीबायोटिक हो सकती है, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक। जब हम किसी जीवाणु से ग्रसित हो जाते हैं तो डॉक्टर हमें क्या करता है? एंटीबायोटिक देता है। और उस एंटीबायोटिक का हम क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो एंटीबायोटिक उस जीवाणु के ऊपर अटैक करती है, तो उस जीवाणु को उस एंटीबायोटिक से बचाने का काम किसका होता है? इसी अंतः बीजाणु का होता है ना। अगर एंटीबायोटिक बहुत खतरनाक होगी तो उस अंतः बीजाणु को भी खत्म करके जीवाणु को क्या कर देगी? खत्म कर देगी। ये क्या करता है? अत्यधिक ताप हो गया, एंटीबायोटिक हो गया, ये क्या होती है? विपरीत परिस्थितियां होती हैं। और इस विपरीत परिस्थितियों से बचाने का काम किसका होता है? इसी अंतः बीजाणु का होता है। और दोस्तों अंतः बीजाणु को का एक नाम अलग भी है। अंतः बीजाणु को क्या कहा जाता है? अंतः बीजाणु को कहा जाता है इंडोस्पोर। क्या कहा जाता है? इसे इंडोस्पोर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडोस्पोर भी कहते हैं, इसे इंडोस्पोर भी कहा जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, इंडोस्पोर। तो बीजाणु में पाया जाने वाला इंडोस्पोर या फिर अंतः बीजाणु क्या काम करता है? विपरीत परिस्थितियों में जीवाणु की रक्षा करता है। विपरीत परिस्थितियों में जीवाणु की क्या करता है बच्चा? रक्षा करता है। इतनी बात आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप लिख लेना अच्छे से, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा, जबरदस्त। अब हम बढ़ते हैं इससे आगे। सबसे बड़ा जीवाणु हो गया, सबसे छोटा जीवाणु हो गया। जीवाणु के अंदर क्या पाया जाता है? एक अंतः बीजाणु या फिर इंडोस्पोर पाया जाता है जो क्या करता है? विपरीत परिस्थितियों में जीवाणु की रक्षा करता है। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, एक नहीं 3-4 बातें बताता हूं जो आपको अच्छे से याद कर लेनी है, कभी भी भूलना नहीं है। भूलोगे तो आपकी हत्या हो सकती है, मान सकते। हत्या का मतलब एक हत्या होती है जिसमें हम दुनिया से चले जाएं। एक हत्या होती है जब हम जिंदा लाश बन जाएं। एक होता है जिंदा लाश बन जाएं, यानी फिर हम कुछ कर नहीं सकें। अगर आप अच्छे से साइंस को नहीं पढ़ोगे तो आप इस दुनिया में जिंदा लाश बन के रह जाओगे, क्योंकि जब तक आपके पास नौकरी नहीं होगी तब तक आपको कोई पूछने वाला नहीं है। जब तक आपके पास नौकरी नहीं होगी तब तक आपको कोई पूछने वाला नहीं है। अब आप बोल सकते हो कि सर आपके पास नौकरी है, मेरे पास में नहीं है तो मेरे को कोई नहीं पूछता, तो मैं भी तो तैयारी कर रहा हूँ, मैं भी तो आपको पढ़ा के साथ साथ में तैयारी कर रहा हूँ। आपको और मेरे दोनों को क्या होना है? सक्सेस होना है। आपको मेरे से पढ़ के सक्सेस होना है और मेरे को आपको पढ़ा के सक्सेस होना है। सक्सेस हम दोनों को होना है। आपका रास्ता सक्सेस होने का अलग से है, मेरा रास्ता अलग से है, लेकिन दोनों मिलेंगे वहीं जहां पे हमें एक जगह मिलना है। मंजिल हमारी वही है, जो आपकी वही मेरी मंजिल है ना। मैं चाहता हूं कि मेरे पास थोड़ा बहुत ज्ञान है साइंस का तो मैं आपको दूं, है ना। मैं थोड़ा थोड़ा ज्ञान बांटता जाऊं, कहां तक? मंजिल तक। और आप ज्ञान लेते लेते कहां तक जाओ? अपनी मंजिल तक जाओ। तो बस रास्ता अलग अलग है लेकिन हमारा पर्पज एक ही है, हमारी मंजिल एक ही है। तो आपके पास जब तक मंजिल नहीं होगी, जब तक आप अच्छे से किसी एग्जाम को टारगेट करके तैयारी नहीं करोगे, तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। और सफलता नहीं मिलेगी तो ना तो
हम आर्थिक रूप से सही हो सकते, ना हम सामाजिक रूप से सही हो सकते, ना हम मानसिक रूप से सही हो सकते, और ना हम शारीरिक रूप से सही हो सकते। जब हमारी नौकरी लग जाएगी तो हम मन से भी सही रहेंगे, शारीरिक रूप से भी सही रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, आर्थिक रूप से भी सही रहेंगे, इकोनॉमी रूप से भी सही रहेंगे, पैसे हमारे पास होंगे, सामाजिक रूप से तुम्हारी इज्जत बननी ही बननी है। तो सभी के सभी काम इस नौकरी में है बच्चा, और इसी साइंस में, क्योंकि साइंस आज के दिन बहुत इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो बन चुका है, इसलिए मैं आपको कहता हूं बार बार कि अच्छे से पढ़ो, और बिल्कुल फ्री में आपका भाई आपके लिए पढ़ा रहा है, आपसे कुछ ज्यादा मांग भी नहीं रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ शेयर करने की बोल रहा है। अब आप शेयर करते हो या नहीं करते बच्चा, वो तो आपको पता है, लेकिन आप अगर शेयर नहीं करते हो तो ये बहुत बड़ी आपकी मूर्खता है, बहुत बड़ा आप धोखा दे रहे हो। किसको? खुद को भी दे रहे हो और अपने आप बड़े भाई को भी दे रहे हो। शेयर करना है बच्चा, मैं आपको बार बार बोलता हूँ शेयर करना है, इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, आप बिल्कुल भी सोचते नहीं हो। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ नोट में इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताता हूँ जो आपके लिए बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट बातें। पहली बात दोस्तों, एक जोसेफ लिस्टर नाम का व्यक्ति था। कौन था? जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर नाम का व्यक्ति था, इसके बारे में आप समझो। जोसेफ लिस्टर के बारे में, जोसेफ लिस्टर के बारे में पढ़ते हैं। एक जोसेफ लिस्टर नाम का व्यक्ति था। इसने क्या किया? इसने ओक्जेलिक अम्ल की एंटीसेप्टिक प्रकृति की खोज की थी। क्या किया था जोसेफ लिस्टर ने? ओक्जेलिक अम्ल की एंटीसेप्टिक प्रकृति की खोज की। एंटीसेप्टिक प्रकृति की क्या की? प्रकृति की खोज की। यानी ओक्जेलिक जो अम्ल होता है, ओक्जेलिक अम्ल एंटीसेप्टिक प्रकृति का होता है। एंटीसेप्टिक का मतलब जहां पर हमारे चोट लग जाए तो हम एंटीसेप्टिक का उपयोग करते हैं ना, उसी प्रकार से जो ओक्जेलिक अम्ल होता है वो किस प्रकृति का होता है? एंटीसेप्टिक प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का? एंटीसेप्टिक प्रकृति का होता है। ये बात किसने बताई थी? ये बात जोसेफ लिस्टर ने बताई थी। किसने बताई थी बच्चा? जोसेफ लिस्टर ने ये बात बताई थी कि जो ओक्जेलिक अम्ल होता है वो कैसा होता है? एंटीसेप्टिक प्रकृति का होता है, एंटीसेप्टिक प्रकृति का। चलिए बहुत अच्छी बात। तो ये बात आपको ध्यान रखनी थी जोसेफ लिस्टर के बारे में। दूसरी बात और बताता हूं आपको इसके बारे में, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। आपने लुई पास्चर का नाम सुना होगा। लुईस पास्चर का नाम आपने सुना होगा। लुई या फिर लुईस पास्चर का आपने नाम सुना होगा बच्चा। लुईस पास्चर ने क्या किया था? लुईस पास्चर ने दो चीजों की खोज की थी। एक तो जर्म नाम की थ्योरी दी थी, जर्म थ्योरी तथा पाश्चुरीकरण की खोज की। पाश्चुरीकरण की खोज की। अब समझना, लुईस पास्चर नाम के व्यक्ति थे, उसने एक तो जर्म थ्योरी प्रतिपादित की थी और एक पाश्चुरीकरण की खोज की थी। किसकी खोज की थी? पाश्चुरीकरण की खोज की थी, ध्यान रखना। अब ये जर्म थ्योरी क्या होती है? जर्म थ्योरी के बारे में मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा, टेंशन मतलब पूरी डिटेल से जर्म थ्योरी के बारे में पढ़ाऊंगा। जो भी हम बाद में एक टॉपिक करेंगे सिद्धांतों का, जितने भी साइंस में सिद्धांत है वो हम सिद्धांत एक साथ करेंगे, तो आपको एक अच्छे से नोट्स भी तैयार हो जाएंगे और आपको याद भी हो जाएगा। तो जर्म थ्योरी के बारे में बाद में हम चर्चा करेंगे। इतना ध्यान रख लो कि जर्म थ्योरी किसने प्रतिपादित की थी? लुईस पास्चर ने प्रतिपादित की थी। यहां पर छोटी सी बात आई है पाश्चुरीकरण की। किसकी बात आई है? पाश्चुरीकरण की बात आई है। तो पाश्चुरीकरण होता क्या है वो मैं आपको बता दूं। पाश्चुरीकरण का मतलब होता है किसी भी पदार्थ को, किसी भी तरल पदार्थ को जीवाणु रहित करना। किसी भी पदार्थ को, कौन से पदार्थ को? तरल पदार्थ को जीवाणु रहित बनाना। किसी भी तरल पदार्थ को जीवाणु रहित बनाना क्या कहलाता है? पाश्चुरीकरण कहलाता है। और ये क्रिया होती कैसे है ये मैं आपको बता दूं। ये क्रिया होती कैसे वो मैं आपको बता दूं। दोस्तों पाश्चुरीकरण की क्रिया में हम क्या करते हैं? पाश्चुरीकरण की क्रिया में किसी भी पेय पदार्थ को, पेय मतलब जो हम पी सकते हैं, है ना, जो भी तरल पेय पदार्थ होता है उसको हम क्या करेंगे? 30 मिनट तक तरल पदार्थ को 30 मिनट तक समझना इस बात को, 30 मिनट तक 60 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गरम करना। और जैसे ही हम इसको 30 मिनट तक 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप पर गर्म करेंगे तो वो तरल पदार्थ जीवाणु रहित हो जाएगा। उस तरल पदार्थ में अगर जीवाणु है तो वो क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं? पाश्चुरीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा?
पास्चुरीकरण बोलते हैं। और इसे ही क्या, इसको किसने प्रतिपादित किया था? इसको किया था लुईस पास्चर ने। किसने प्रतिपादित किया था? लुईस पास्चर ने प्रतिपादित किया था जर्म थ्योरी और पास्चुरीकरण को। दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब एक व्यक्ति का नाम आपको और ध्यान रखना है, एक व्यक्ति का नाम और ध्यान रखना है, वो भी मैं आपको बता दूं दोस्तों। एक व्यक्ति थे रॉबर्ट कोच नाम के, रॉबर्ट कोच नाम के व्यक्ति थे, रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट कोच। ध्यान से समझना दोस्तों, रॉबर्ट कोच ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था और उस सिद्धांत का नाम था कोच पास्चुलेट। क्या नाम था? कोच पास्चुलेट सिद्धांत। कोच पास्चुलेट, कोच पास्चुलेट सिद्धांत, कोच पास्चुलेट सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? कोच पास्चुलेट सिद्धांत जो प्रतिपादित किया था बच्चा, वो किया था रॉबर्ट कोच ने। किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने प्रतिपादित किया था। रॉबर्ट कोच ने कोच पास्चुलेट नाम का सिद्धांत प्रतिपादित किया। अब इस कोच पास्चुलेट सिद्धांत में क्या बताया गया था? इसमें यही बताया गया था कि कोई भी रोग होता है, रोगों का कारण जीवाणु होता है, रोगों का कारण जीवाणु होता है। यही बात इस सिद्धांत में बताई गई थी। रॉबर्ट कोच ने यह बताया कि कोई भी रोग होता है उसका कारण कौन होगा? जीवाणु होगा। कोई भी रोग हमारे शरीर में हो उसका कारण कौन होगा? उसका कारण कौन होगा? यही जीवाणु होगा। कौन होगा? जीवाणु होगा। यही बात इस कोच पास्चुलेट सिद्धांत में बताई गई थी। किसके द्वारा? रॉबर्ट कोच के द्वारा। इतनी बात आपको ध्यान रखनी थी। तो दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिल्कुल आपने स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लिया होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज हम इस क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। लंबी क्लास हो गई है मेरे को पता है, लेकिन आपको मैं अच्छे से अच्छे बातें बताने की कोशिश करता हूं। अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? इसी टॉपिक के बारे में ही पढ़ेंगे, जीवाणु के बारे में। उसके बाद हम माइकोप्लाज्मा, वायरस, कवक, प्रोटोजोआ, इन सभी के बारे में चर्चा कर लेंगे। पूरी डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद हमारी माइक्रोबायोलॉजी खत्म हो जाएगी, फिर हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने वाले हैं। 3-4 टॉपिक बचे, उसके बाद खत्म हो जाएंगे हमारी बायोलॉजी। उसके बाद हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है, मेरी बातें बताई अच्छी लगी हैं, तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, फेसबुक पे शेयर कर दीजिए। अपना जो व्हाट्सअप स्टेटस है उसके ऊपर तो जरूर लगा दीजिए, रोजाना लगा दीजिए यार प्लीज़। आप बहुत सारी बातें लगाते रहते हो, है ना, जोक वगैरह लगाते रहते हो, लेकिन एक दिन ये वीडियो भी लगा दीजिए। आपका क्या जाता है? उसके पैसे लगते हो तो बताओ। हाँ, मैं आपसे कोई पैसे लेता हूँ तो बताओ। कुछ नहीं है ना, तो आपके पैसे लगते हैं ना मेरे लगते हैं। बस मेरा काम है पढ़ाने का। हाँ, मेरे पास टाइम है पढ़ाने के लिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आपके पास पढ़ने के लिए टाइम है मेरे से, आप पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा काम 2 मिनट का और भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए वीडियो को। चलिए, आप बिल्कुल करते होंगे शेयर, बार बार बोलता हूँ, बिल्कुल मानते हैं मेरी बात आप। आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लव यू सभी को, थैंक यू, बाय बाय।